हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की क्लासेस यहाँ पर चली हुई है और आज आपकी क्लास रहने वाली है साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, सीडीपी की। और इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो को देख करके आपको यहाँ से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, ये मुझे उम्मीद है और मुझे पक्का यकीन भी है कि आपको यहाँ से सारे डाउट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपनी इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का। जीन पियाजे के बारे में आपको पता रहना चाहिए है। जीन पियाजे, इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। स्विस साइकोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी जो डेथ हो गई थी वो हुई थी 1980 में। तो इनका ये जो पूरा जन्म का जो काल चला था वो पूरे 84 ईयर्स का था। 84 साल तक ये जिए थे और 84 साल में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जिसका एक आपको चीज जो अभी पढ़नी है आपको, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया और इनको चाइल्ड डेवलपमेंट का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने बहुत ही एक तरीके से सही यहाँ पर काम किया था। अब आपको ये थ्योरी को पढ़ना है अच्छे से, और इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम जो पीछे मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस करी, जो क्लासेस डिस्कस करी, उसके अंदर भी बहुत बार आया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपका मानसिक विकास, ठीक है, जब आप चीजों के प्रति सोच पाते हो, अपना डिसीजन अच्छे से ले पाते हो, आप चीजों को रिमेंबर कर पाते हो, रीजनिंग कर पाते हो अच्छे से, आप थिंक कर पाते हो। तो वो सभी किसकी वजह से कर पाते हो? आप अपने मानसिक विकास की वजह से कर पाते हो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर हिंदी में कहें तो संज्ञानात्मक विकास होता है। और ये आपका इंटेलेक्चुअल पावर ही है, ये आपका मानसिक विकास के बारे में ही बात करें। तो दिमागी रूप से आप चीजों को कितना अच्छी तरीके से सोच कर पाते हो, आप कितना परसीव कर पाते हो, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब पियाजे ने अपने खुद के ही 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी 2 बेटियां थी और एक इनका बेटा था। 3 इनके बच्चे थे और इनको इसी बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया कि आपने इस थ्योरी को गढ़ दिया, आपने इस थ्योरी को बता दिया सिर्फ अपने 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। दुनिया में और भी बच्चे हैं, सबका अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपने जो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी वो अपने खुद के ही 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दी थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब जीन पियाजे जो है फादर कहे जाते हैं काफी चीजों के। सबसे पहले तो इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं बाल मनोविज्ञान। हिंदी में भी लिख रही हूं, वैसे मैंने सारी चीजें लिखी हैं, जो नहीं लिखा वो मैं आपको बोल दूंगी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के भी फादर इनको कहा जाता है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी नाम की एक बुक भी थी जो इन्होंने लिखी थी, ये भी साइड में कहीं पर लिख लेना, ठीक है। ये क्या थी? ये एक बुक थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी और बुक लिखी थी। इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड करके भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड। तो आपको ये एपिस्टेमोलॉजी शब्द को समझना, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्यों इन्होंने कहा। ये एक बायोलॉजिस्ट थे इसलिए इन्होंने इस शब्द का यहाँ पर यूज किया, जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर कोई चीज आपके जीन में हो, ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। इन्होंने ये कहा कि हम कोई भी जो चीजें सीखते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हुए सीखते हैं, बट उसका कोई ना कोई आधार होता है। बाय बर्थ आप जब पैदा हुए तो आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज है, जो ट्रेड्स, जो गुण आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, वो आपको हेल्प करते हैं चीजों को एक्वायर करने में, नॉलेज को एक्वायर करने में। आप कोई भी नॉलेज जब एक्वायर करते हो तो किसके बेस पर करते हो? आपके अंदर बाय बर्थ जो है ऐसे कुछ ट्रेड्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे पोटेंशियल्स आपके अंदर होते हैं जिसकी वजह से आप बाहर से कोई भी ज्ञान जो है उसको अर्जित करते हो, उसको एक्वायर करते हो। तो ये क्या है? आपका जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक इनको कहा जाता है। ये भी आपको समझना है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है बच्चे जो है अपनी नॉलेज को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं। बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करते हैं, ठीक है, एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण स्वयं करना।
और किस भूमिका में, सक्रिय भूमिका में। बच्चे यहाँ पर एक्टिव लर्निंग करते हैं, इस चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म होता ही है कि हम अपनी नॉलेज का जो है सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्टिव होकर के, पैसिव होकर के नहीं, ठीक है। और जो इन्होंने अपने 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा, वहां पे भी जो बच्चे वहां पर जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वहां पर भी बच्चे एक्टिव होकर के खुद से चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक भी इनको कहा जाता है। अब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं। आपसे पूछा जाता है, कई बार बेसिक चीजें भी पूछ लेते हैं, बताओ कितने स्टेजेस दिए हैं, तो 4 स्टेजेस दिए हैं, जिनको अभी पढ़ेंगे आगे। संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 चरण दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है उसका जो थॉट जो पैटर्न है, जो उसके सोचने का जो तरीका है, जो उसका इंटेलेक्चुअल जो तरीका है, वो सभी 4 स्टेजेस से पास होता है। और इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था कि इन्होंने सिर्फ आपको स्टेजेस में बताया कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ चरणों में होता है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इस चीज के लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये कहते हैं कि बच्चे जो है बिल्कुल भी ऐसे ब्लैंक नहीं होते कि आपने कुछ भी उनके अंदर भर दिया वो वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे जो होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है अदर, ठीक है। जो एल्डर पर्सन होते हैं, जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनसे, यानी कि अडल्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अडल्ट से सोचने का जो तरीका होता है वो बच्चों का बहुत ही अलग होता है। ये कहना किसका है? ये कहना है जीन पियाजे का। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब इन्होंने कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं। इनकी थ्योरी के मेन चीज है ये की कॉन्सेप्ट। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अडप्टेशन के बारे में, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है स्कीमा क्या होता है। देखो स्कीमा क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज और थिंकिंग। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज जब सीखते हो तो आपका कोई उसके बारे में पूर्व नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है जो आपने बनाया हुआ है आपके अंदर। कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं जिसके बेस पर आप बाद में चीजें सीखते हो, ठीक है। अगर आप इस थ्योरी को भी पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें आपके दिमाग में है ना, वो आपका स्कीमा है। स्कीमा सबका होता है और स्कीमा जो है वो बाय बर्थ होता है, ठीक है। बाय बर्थ होता है स्कीमा, किसी के भी अंदर बाय बर्थ होता है कि भाई सबके पास स्कीमा होता है। हम किसी के बारे में स्कीमा बना सकते हैं। आप हो सकता है वहां बैठे मेरे बारे में स्कीमा बना रहे हो कि मैं ऐसा पढ़ाती हूँ, मैं वैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। वो सब स्कीमा होता है। और एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे स्कीमा को। आप जनरल फॉर्म में अगर बिल्कुल बेसिक चीज में बात करें तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। आप किसी भी ज्ञान का जो आधार है आपके माइंड में, कोई भी नॉलेज के प्रति आपने कोई भी अगर नॉलेज रिसीव करी है किसी भी चीज के बारे में, तो वो आपका क्या है? वो स्कीमा है, ठीक है। और बाद में आपका स्कीमा जो है चेंज होता रहता है, तो वो आपका बाद की प्रोसेस है। तो हम स्कीमा को इतना यहां से समझें, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है नॉलेज का, ठीक है। बेसिक है, मतलब आधार है। आप कोई भी सराउंडिंग से अगर आप कोई भी नॉलेज को रिसीव करते हो तो उसके बारे में आपका कोई ना कोई पूर्व ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी निहित है, वही आपका स्कीमा होता है, ठीक है। अब जो बात करते हैं वो अडेप्टेशन की बात करते हैं। अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। जब आप पर्यावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, पर्यावरण के अनुसार जब आप खुद को ढाल लेते हैं, खुद को ढालना वो क्या कहलाता है? वो आपका अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी आपका एचटेट का एग्जाम है और आपके पास हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, बट आप खुद को क्या कर रहे हो? खुद को आप अडप्ट कर रहे हो कि हाँ आपको कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना है, ठीक है। तो आप खुद को पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढाल रहे हो। सिचुएशन कई बार सेम नहीं होती है, कई बार आपके फेवर में नहीं होती है, तो आप खुद को एडजस्ट करते हो, खुद को ढालते हो, तो वो आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है। अब अडेप्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है असिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। इनको एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख देती हूं, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज कह लो या फिर स्कीमा कह लो, ठीक है। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है। इसका मतलब यह है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। एक बच्चे का स्कीमा है, एक बच्चे ने एक स्कीमा बनाया है। उसने एक बुक देखी और बुक के अंदर उसको एक डायग्राम दिखा डॉग का, ठीक है। उसने एक डायग्राम देखा किसका? डॉग का, यानी कि कुत्ते का। उसने देखा डॉग के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ठीक है, और वो काले रंग का होता है। उसने देखा डायग्राम के अंदर कुत्ता जो है वो काले रंग का है, उसके 4 पैर है और एक पूंछ होता है।
अब ये उसका स्कीमा बन गया कि ये कुत्ता होता है और कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और काले रंग का होता है, ये उसका स्कीमा है। अब वो गया पार्क में उसने देखा कि एक ऐसा ही एक जानवर है जो कि सफेद रंग का है या फिर कह लो गोल्डन कलर का है और उसके भी 4 पैर है। उसने वहां पर एक डॉग को ही देखा है और उसने देखा कि ये वही मतलब सेम जानवर है भाई, ये तो वो कुत्ता ही है क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं और इसके भी एक पूंछ है। और बट उस कुत्ते ने क्या किया, उस कुत्ते ने किया बार्क, यानी कि उस कुत्ते ने भौंका। ठीक है, उस कुत्ते ने क्या किया, भौंका। और अब की बार उसका जो कलर है वो किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। अब बच्चे को हो गया डिसइक्विलिब्रियम। अब आप कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रेशन आपने यहाँ पर यानी कि संतुलन होता है इन दोनों का। बच्चा यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, या तो असिमिलेशन या फिर अकोमोडेशन। बच्चा यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और ये जो बैलेंस बनाने की प्रोसेस है वही आपकी इक्विलिब्रेशन कहलाती है। इसको मैं यहाँ पर लिंक अप करके बताऊंगी। ठीक है, बच्चे का स्कीमा था, उसने कुत्ता देखा, 4 पैर का था, एक पूंछ थी, काले रंग का होता है। पार्क में गया अपने पेरेंट्स के साथ, उसने देखा कि भाई ये जानवर तो भौंक भी रहा है और उसके तो व्हाइट कलर का है। तो उसने क्या कहा, अब उसको डिसइक्विलिब्रियम हो गया। मतलब पहले वो जिस संतुलित ज्ञान के साथ जी रहा था, अब उसको वो असंतुलित हो गया। अब उसको लगा कि ये क्या चीज आ गई। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि बेटा ये डॉग ही है और डॉग काले रंग का भी होता है, डॉग भौंकता भी है, डॉग व्हाइट कलर का भी होता है, डॉग गोल्डन कलर का भी होता है। तो उसने क्या किया, उसने अब इस नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, उसने अपनी इस नई इंफॉर्मेशन को, कि जरूरी नहीं है कुत्ता काले रंग का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 4 पैर का और एक पूंछ का, वो भौंकता भी है, वो सफेद रंग का भी होता है, वो गोल्डन रंग का भी होता है। ठीक है, और वो छोटे भी हो सकते हैं, फर वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। तो उसने अपनी इस नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर कह लो एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ऐड कर लिया। जब आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा जो आपके माइंड में ऑलरेडी है उसके अंदर जब आप कोई नई चीज ऐड करते हो तो उसे असिमिलेशन बोला जाता है, यानी कि आत्मसातीकरण हम इसको बोलते हैं। आपका पूर्व ज्ञान है, पहले से पूर्व आपका कोई स्कीमा है, उसके अंदर आपने कोई नई जानकारी ऐड कर दी तो वो आपका असिमिलेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो स्कीमा है वो सेम रहता है, स्कीमा जो है वो सेम है, यानी कि कुत्ते का ही स्कीमा यहाँ था, कुत्ते का यहाँ है, स्कीमा सेम रहता है। अब एक और नेक्स्ट डे, अब जब इसने सारी चीजें अपनी ऐड ऑन कर ली तो फिर से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, फिर से उसने संतुलित कर लिया अपने ज्ञान को। अब नेक्स्ट डे वो फिर से पार्क में जाता है, अब की बार वो एक बिल्ली को देखता है। ठीक है, अब की बार वो क्या देखता है, एक बिल्ली को देखता है, एक कैट को देखता है और देखता है कि कैट जो है वो तो म्याऊं करती है। ठीक है, कैट क्या करती है, म्याऊं करती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कैट तो म्याऊं करती है। तो उसने क्या देखा, अब उसको नहीं पता वो कैट है, वो क्या कहेगा कि वो भी व्हाइट कलर की है या फिर ब्लैक कलर की, कुछ भी कलर की है, उसके भी 4 पैर है, उसके भी एक पूंछ है। तो वो कहेगा फिर से, जब वो अगले दिन गया तो देखो मम्मी ये तो कुत्ता फिर से आ गया। बट अब की बार उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे, अब की बार उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे नहीं बेटा ये तो कैट है, ये तो बिल्ली है। जरूरी नहीं है 4 पैर वाला और एक पूंछ वाला आपका कुत्ता ही, वो घोड़ा भी हो सकता है। ठीक है, वो गधा भी हो सकता है। तो ये आपकी क्या है, बिल्ली है। अब क्या किया है बच्चे ने क्या किया, बच्चे को डिसइक्विलिब्रियम हो गया था, बट अब बच्चे ने क्या किया, अब उसका जो स्कीमा है उसने मॉडिफाई कर लिया अपने स्कीमा को, मॉडिफाई प्रीवियस स्कीमा विद न्यू नॉलेज। यानी कि जब आप अपने स्कीमा को मॉडिफाई करते हो, चेंज कर लेते हो, आपका जो पूर्व ज्ञान है जब आप उसको बदल देते हो, उसको मॉडिफाई कर देते हो, उसका बदलाव करके नए स्कीमा को ऐड कर लेते हो, तो वो आपका अकोमोडेशन हो जाता है। अब बच्चे ने फिर से इक्विलिब्रियम स्थापित कर लिया, फिर से उसने संतुलन कर लिया कि 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता भैया, 4 पैर वाला तो बिल्ली भी हो सकती है, घोड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आपने ऐसे समझना है। अडेप्टेशन के अंदर 2 चीजें हैं, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। जब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा जो पूर्व ज्ञान ऑलरेडी है उसके अंदर जब आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो और आपका स्कीमा सेम रहे तो वो असिमिलेशन होता है। यहां पर आपका स्कीमा जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, स्कीमा गेट चेंज्ड, आपका जो स्कीमा है वो बदल चुका है। ठीक है, यहां पर जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज को, जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज कह सकते हो, जो आपका ऑलरेडी स्कीमा था, इसमें जब आप मॉडिफिकेशन करते हो, जब आप बदलाव करते हो और अपने स्कीमा को चेंज करते हैं अपने नए ज्ञान के साथ, तो वो आपका अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है।
और इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जब कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ बच्चा जो है बैलेंस नहीं कर पाता तो वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा, और जैसे ही वो बैलेंस कर लेता है तो वो किस स्टेट में आ जाएगा? वो संतुलित स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 जो चीजें हैं ये आपसे पूछी जाती है। अब हम स्टेजेस के तरफ बढ़ेंगे। जो 4 स्टेज जीन पियाजे ने दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, उन स्टेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था जीन पियाजे ने दी है उनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट जो स्टेज है, पहला जो चरण है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। मैं जरूर आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँ कि आप इनको प्लीज इंग्लिश में याद रखें। हिंदी में ये कई बार ऐसे ना लिख करके इनका अलग नाम भी लिख देते हैं, तो इनको इंग्लिश में जरूर एक बार याद कर ले। सेंसरी मोटर स्टेज है जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष की है, ये आपकी 0 से 2 वर्ष की है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज है, ये इन्फेंसी वाली स्टेज है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो 11+ ईयर्स की है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं। तो एक एक करके इन सभी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो सबसे पहला देखो, अब भाई 0 से 2 साल का बच्चा है ना, इस बच्चे को इतना कुछ तो पता नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से अपनी फैमिली पर डिपेंड है हर चीज के लिए। तो यहाँ पर बच्चा जो है इमिटेशन करना स्टार्ट करता है, मतलब कि अपने परिवार के सदस्यों को देख करके उनकी तरह चीजों को करने की कोशिश करता है, नकल करना स्टार्ट करता है। मम्मी अगर कुछ कर रही है तो ऐसे ही काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अपने सेंसेस से काम लेता है, यहाँ पर जो उसकी इंद्रियां है उनसे काम लेता है। अगर भूख लगी है तो रोने लग जाएगा, अगर आप हंस रहे हो उसके सामने तो वो हंसने लग जाएगा। ठीक है, तो अपने सेंसेस से काम लेना स्टार्ट करता है। अगर टॉयलेट आई है तो फिर रोने लग जाएगा या फिर इशारों में बताता है। ठीक है, तो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है। ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, इसे समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार पीआरटी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि वस्तु स्थायित्व, यानी कि ये जो चीज है, आप इसको एग्जांपल से समझो कि कोई भी अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके सामने मान लो अगर मैंने ये पेन लाया उसके सामने, तो इस अवस्था में बच्चे को पता नहीं रहता है कि अगर मैं उसके सामने पेन लाती तो ये पेन उसके सामने तब तक ही है, ये इसका जो एग्जिस्टेंस है इस पेन का वो तब तक है जब तक मैं उसके सामने रखूंगी। जैसे ही मैं इस पेन को हटा लूंगी उसके लिए इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। बट ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये इस 2 साल के एंड तक आने लग जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कब तक आने लग जाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के अंत तक जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आने लग जाता है। इससे पहले बच्चे को नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो है, उसको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट अब हट गया है। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, आप उसका अगर कोई फेवरेट खिलौना उसके सामने रखते हो और फिर अगर आपने वो हटा लिया है तो वो आपके पीछे जाकर के देखने की कोशिश करता है कि हाँ वो था तो सही लेकिन छुपा लिया है। तो उसके सामने ये जो चीज है वो स्टार्ट हो जाती है आना 2 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपने समझना है कि किसी भी वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए आना स्टार्ट हो जाता है बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की ये अवस्था है। ये आपकी प्ले स्टेज होती है, इसमें बच्चे खेलते हैं। ठीक है, सिंबल्स से यहाँ पर बच्चे जो है एक तरीके से अपना थॉट पैटर्न बनाते हैं सिंबल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है चीजें करते हैं। चाइल्ड मोनोलॉग का मतलब होता है बच्चा खुद से बातें करता है। ठीक है, खुद से बात, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा चाइल्ड मोनोलॉग क्या होता है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल जाती है, वो 4.5 साल की है और वो इस स्टेज के अंदर आती है। तो जब वो घर आती है ना तो वो चुप ही नहीं बैठती है, जो भी उसके स्कूल में उसकी मैम कुछ भी बोल रही है, उसकी फ्रेंड्स कुछ भी बोल रही है, वो सब एज इट इज यहाँ पर आके रिपीट करती है। और ऐसा नहीं है कि हमें सुनाती है, अपने आप ही उसका चलता रहता है। अपने आप मैम भी खुद बन जाएगी, बच्चे भी खुद बन जाएगी, डांट भी देगी, मना भी लेगी, सब खुद से अपने आप करती रहती है, उसको किसी का कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इस अवस्था में बच्चे खुद से बात करना स्टार्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, और पूरी जो सिनेरियो उस चीज को प्ले करने लग जाते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, यानी कि यहाँ पर इनको लगता है कि सजीव निर्जीव में कोई फर्क ही नहीं है, कि लिविंग बीइंग या फिर नॉन लिविंग थिंग में इनको कोई फर्क नहीं लगता। इनको लगता है जो टॉयज है ना, जो इनको खिलौने हैं, इनके अंदर फीलिंग्स होती है। ठीक है, इनके अंदर इमोशंस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम बच्चों को कहते हैं कि
जैसे मेरी बेटी है तो वो अगर कई बार खाना नहीं खाती है तो मैं उसको कहती हूँ कि तेरा जो टॉय है वो रूठ जाएगा, वो नाराज हो जाएगा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो वो खाना खा लेती है, ठीक है। या फिर कई बार मैं उसको ऐसे भी बोलती हूँ कि जो भी ये टॉय कैरेक्टर है कि वो आपसे खुश हो जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो उनको लगता है कि इनके अंदर फीलिंग्स है, ये लिविंग बींग है, ठीक है। तो उनको एनिमिज्म होता है, और ये जो है आपका वो कब तक होता है, ये आपका 2 से 4 तक का इसका टाइम होता है, ठीक है। तो एनिमिज्म मतलब जीवात, उनको सजीव निर्जीव में इतना फर्क नहीं लगता, उनको लगता है कि जो टॉयज वगैरह उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रित यहाँ पर होते हैं बच्चे। अहम केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे को ये लगता है कि वो जो कर रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि बच्चा जो है अपने खिलौने देना जो है किसी को यहाँ पर पसंद नहीं करता, उसको लगता है इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो वो ईगोसेंट्रिज्म होता है। फिर होता है सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है, बच्चा एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, ठीक है। वो मल्टी फोकस्ड नहीं होता, एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, तो वो सेंट्रेशन होता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। ये कंजर्वेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान रखेंगे, पीआरटी वाले भी, कि कंजर्वेशन बहुत पूछा जाता है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर है, बट कंजर्वेशन की असली स्टेज अगर कही जाए तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है उस चीज को ध्यान से समझो। लैक लिखा है यानी कि यहाँ पर संरक्षण की कमी रहती है। संरक्षण का को हम कैसे समझेंगे, मान लो मैंने एक कोई बाउल में पानी लिया है, ठीक है, ये एक बाउल है। अब इस पानी को मैं, जो बाउल में पानी था, इस पानी को मैं एक बड़े ऐसे जार टाइप में, जग टाइप में, ग्लास टाइप में अगर मैं इस पानी को इसके अंदर डाल देती हूँ, तो भाई पानी की क्वांटिटी तो सेम ही है ना। वही पानी मैंने यहाँ डाला है, मान लो मैंने जूस डाल दिया, ठीक है, मेरे को बच्चों को देना है, मैंने वो 1 कटोरी जूस यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने बच्चों को कहा कि भाई बताओ किस में ज्यादा है, तो उनको लगता है कि ये बड़ा है, ये जो ग्लास है इससे आकार में बड़ा है, तो उनको लगता है कि इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, उनको ऐसा लगता है। तो ये क्या है कि उनके अंदर अभी कंजर्वेशन आया नहीं है, उनको ये नहीं पता है अभी से कि भाई चीजें तो सेम ही हैं, आपने जो क्वांटिटी बाउल में थी वही तो आपने यहाँ पर डिलीवर करी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन का वो अभी बच्चों के अंदर नहीं रहता, इसकी कमी होती है, ठीक है। तो ये आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन है। फिर है नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावी। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको आपको समझाऊं तो बच्चे ने ये तो देख लिया कि भाई बच्चे ने क्या देखा कि बस ग्लास बड़ा है, वो सिर्फ इस चीज पे फोकस्ड है अभी, बट वो ये नहीं देख रहा है पलट करके कि जो बाउल का जो वॉल्यूम है वही हमने सेम यहाँ पर डिलीवर किया है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी है, बच्चा अपलटावी की स्थिति में है। इसको हम ऐसे सीखेंगे, अगर मैं बच्चे को 4 × 5 20 अगर बच्चा करता है तो बच्चे से अगर मैं ये पूछूं कि भाई 5 × 4 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। फिर उसको टेबल फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस कर पाता है। यहाँ पर बच्चे इरिवर्सिबिलिटी के अंदर होते हैं, अगर एक चीज आप उन्होंने कर दी है तो वो रिवर्स में उसको नहीं बता पाते, ठीक है। तो वो इरिवर्सिबिलिटी होती है। इस यहाँ पर बच्चे जो है सिंबल बेस्ड थॉट करते हैं, यहाँ पर बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये आपके 7 से 11 वर्ष की है। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है बच्चा यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट वो चीजें होती हैं जो आपके सामने प्रेजेंस होती है, जिसकी प्रेजेंस आपके सामने हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, वो आपके कॉन्क्रीट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपका जो ख्यालों में भी आप चीजें सोच सकते हो, ठीक है, जो आपके सामने ना हो। तो आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि आपको पूछ लेते हैं बताओ लॉजिकल थिंकिंग कहाँ स्टार्ट होती है, तो हम उसे कंक्रीट मार्क करेंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ स्टार्ट होती है, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा लॉजिकली तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर अगर इरिवर्सिबिलिटी थी तो अब रिवर्सिबिलिटी जो है बच्चे के अंदर आ गई है। अब बच्चा पलटावी स्थिति में है। अब बच्चे को पता है ये सारी चीजें कि हमने सेम कटोरे का पानी यहाँ पर डाला है। 4 × 5 अगर बता सकता है तो 5 × 4 भी बता सकता है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपका अगर पूछा जाए बताओ कंजर्वेशन किस स्टेज से बिलोंग करता है, तो आप कंक्रीट ऑपरेशनली मार्क करेंगे, बिकॉज ध्यान दो मैंने यहाँ पर लैक ऑफ कंजर्वेशन लिखा है, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यहाँ पर बच्चे को नहीं पता था, बच्चा सिर्फ इस ग्लास को देखेगा क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसका शेप बड़ा है, इसलिए वो कहेगा कि इसमें ज्यादा है। बट इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बच्चे को पता है कि दोनों में बराबर है, इसी का ही जो क्वांटिटी हमने यहाँ पर डाली है, इसलिए वो इस चीज को समझ जाएगा कि भाई दोनों में समान ही चीजें हैं। तो जो कंजर्वेशन यानी कि जो संरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो इस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है।
फिर नेक्स्ट है सीरिएशन यानी कि श्रृंखलाकरण। बच्चा सीरीज में सारी चीजों को लगाना स्टार्ट जो है सीख जाता है। सीरीज में अगर इंक्रीजिंग की बात करूँ 3-4 पेन है या फिर कुछ भी है तो वो सीरीज में चीजों को लगाना स्टार्ट कर देता है, सीख जाता है। यहाँ पर अहम केंद्रिता बच्चों के अंदर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है यानी कि कमी हो जाती है अहम केंद्रिता की, और बच्चा यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। जो चीजें जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करती है उनको जो है सेपरेट आउट करना यहाँ पर बच्चा सीख जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब आप सभी को पता है कि बच्चा जो सेम टाइप की चीजें उनको कहीं ना कहीं अलग करना सीख जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है जो जीन पियाजे की स्टेजेस उन्होंने दी है डेवलपमेंट की, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 11+ ईयर्स के हैं और हाइपोथेटिकल अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, हाइपोथेटिकल या फिर मैथमेटिकल अगर रीजनिंग अगर आपको कहीं भी शब्द मिल जाए तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे काल्पनिक रूप से अगर कोई सिनेरियो ऐसा आ रहा है उसके सामने जिसके जहाँ पर उसको इमेजिन करना पड़ रहा है, जहाँ पर उसको सिर्फ देख करके नहीं बल्कि वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पर बच्चे का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर बच्चे की हो जाती है। इस स्टेज के अंदर जो रीजनिंग होती है वो इंडक्टिव होती है। ठीक है, जिसको आगमनात्मक तर्क भी बोलते हैं, हिंदी में लिख लेना। ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग है। आगे आपको एक क्लास सेपरेटली मैं इन दोनों का अच्छे से समझाऊंगी विद एग्जांपल्स के साथ। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, इंडक्टिव का मतलब होता है जब आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हो, जनरलाइजेशन की तरफ जाते हो, और यहाँ पर आप जनरलाइजेशन से बेसिक की तरफ। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि कोई भी अगर एक क्वेश्चन है बच्चे के लिए तो बच्चा उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर देता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में फर्क ये होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब आप एक प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व कर पाए, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। वहीं अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करो यानी कि आप एक समस्या को बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, ठीक है, तो वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट ये स्टेज होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट यहाँ पर बच्चे को आते हैं, ये कंक्रीट से रिलेट करता है और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट थॉट यहाँ पर, यानी कि आप अमूर्त रूप से अब यहाँ पर आप सोच सकते हो। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो जीन पियाजे ने दी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन मस्ट है जो आते ही आते हैं। ये सभी टर्म मैंने जो यहाँ पर लिखी है, एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को आप मिस नहीं करेंगे। नोट्स में मैंने सब कुछ इंक्लूड आपके लिए कर दिया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। काफी मैसेज आते हैं तो आपके लिए बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं इस चीज का, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी जनरल सेक्शन की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की सेपरेट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।